नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विपक्ष का तेवर दिखा है उसके ऊपर। अब ये तेवर बहुत ही आक्रामक है। 10 साल में पिछले 10 साल को अगर हम लोग पिछली 2 लोकसभाओं के कार्यकाल से तुलना करें तो उन लोकसभाओं में ऐसा तेवर कभी दिखा नहीं। दूसरी तरफ इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग देखें तो जो सत्ता पक्ष है बीजेपी और उसके सहयोगी दल, उनका मनोबल कुछ हिला हुआ नजर आया। अभी तक जो बहसें हुई हैं उसमें हम लोगों ने देखा, उसमें एक बात बहुत साफ थी कि आक्रामक भूमिका में विपक्ष है, बचाव की मुद्रा में सत्ता पक्ष। दोनों सदनों, कल अगर आप राज्यसभा पर पहले ध्यान दें तो वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भाषण था वो सीधा डायरेक्ट अटैक था। सभापति जगदीप धनखड़ ने उसके बीच में कई बार उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन खड़गे साहब रुके नहीं। और लोकसभा में भी यही देखने को मिला। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, ए राजा जो डीएमके के हैं, और भी अन्य जो सदस्य हैं, वो एक खास तेवर में, खास रूप में नजर आए। अब ये भी कोई कम महत्व की बात नहीं थी कि राहुल गांधी के भाषण के बीच में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और वो उनकी एक टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी करें। वो एक दीगर बात है, वो जो टिप्पणी उन्होंने की क्या वो संदर्भ में थी या नहीं थी, वो एक अलग बात है, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो एक चीज जो जिस पर ध्यान गया वो ये है। दूसरी एक और जो चीज जिसने ध्यान खींचा विपक्ष की तरफ से वो ये है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, यानी स्पीकर और सभापति राज्यसभा में, और जब वो नहीं रहते हैं तो उनके जगह पे जो लोग ऑफिशिएट करते हैं, उनके ऊपर विपक्ष के नेता एक अलग एंगल से अटैक करते हुए दिखे। क्योंकि विपक्ष जिसको कहा जाता है कि शायद पिछले 10 साल का जला हुआ है, पीठासीन अधिकारियों का जो रुख रहा उस दरमियान विपक्ष के लोग उसे पक्षपात से भरा मानते हैं। वो मानते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से काम करते हुए देखे गए। तो इस बार के सदन में विपक्ष ने उन पर भी पहले से ही एक तरह का आक्रामक तेवर अपना लिया है, और वो ये बातें लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं, हम इस पर कोई अपनी राय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये आमतौर पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको उनका एक मॉरल अथॉरिटी होती है और अपेक्षा की जाती है कि उस मॉरल अथॉरिटी का सभी लोग सम्मान करें। लेकिन इसके साथ मॉरल अथॉरिटी तो इस बात से बनती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे पेश आते हैं, आप कितनी निष्पक्षता का परिचय देते हैं। अगर एक पक्ष में ये धारणा गहराती चली गई है कि जिस अपेक्षित निष्पक्षता नहीं बरती गई है, तो अब शायद विपक्ष उसको आप कह सकते हैं कि उसके लिए उसी अनुपात में वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो नाराजगी है, उसको वो जारी करता हुआ, वो जाहिर करता हुआ दिख रहा है। महुआ मोइत्रा के कल के भाषण में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीधा निशाना बताया और ये कहा कि हम लोग आज जो इस सदन में पहुंचे हैं, ये निर्वाचन आयोग के सहयोग की वजह से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि निर्वाचन आयोग के बावजूद पहुंचे हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि निर्वाचन आयोग ने तो पूरी कोशिश की कि विपक्ष के खिलाफ सारी स्थितियां रहें, हम लोग फिर भी जीत के आए। तो ये बहुत साफ बातें नजर आती हैं कि ऑपोजिशन जो है अब बिल्कुल ही दबने के लिए या दबने की मुद्रा में नहीं है। वो बिल्कुल वो इस मूड में है कि अब जो बातें कहनी है वो खुल के कही जाएंगी, चाहे वो सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अध्यक्ष, स्पीकर या सभापति, या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसे। तो ये बातें, ये ट्रेंड बहुत साफ उभर करके सामने आया है। और जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने कल 1.5 घंटे से भी ऊपर का भाषण दिया।
उसमें उन्होंने बहुत आक्रामक भाषण था, सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर रखा, बीजेपी को निशाने पर रखा, आरएसएस को निशाने पर रखा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी उठता है राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिक्स को लेकर। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने वो कल भगवान शिव की तस्वीर लेकर आए थे और भगवान शिव को उन्होंने बीजेपी की पॉलिटिक्स के बरक्स पेश करके यह बताने का प्रयास किया कि बीजेपी हिंदू धर्म की नुमाइंदगी नहीं करती। वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो शिव हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि शिव की जो अभय मुद्रा है ये कांग्रेस की निशानी, यानी जो हाथ जो भगवान शिव की अभय मुद्रा में जो उनका एक आशीर्वाद के रूप में उनका जो हाथ उठा होता है, उसको उन्होंने अपनी पार्टी से जोड़ दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीति कांग्रेस पार्टी को कहाँ ले जाए? क्या इस राजनीति से कांग्रेस पार्टी की उनका कोई ऐसा आकलन है कि शिव की विरासत को वो अपने में समेटकर बीजेपी को, जो मोटे तौर पे माना जाता है कि भगवान राम का नाम लेते हुए वो पॉलिटिक्स में इतना आगे बढ़े हैं और एक तरह से हिंदुओं के बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है, तो क्या कांग्रेस की ये सोच है कि वो शिव की बात करते हुए बीजेपी को इस स्थान से बेदखल कर दें? अगर ऐसी सोच है तो इसमें बहुत सी समस्याएं हैं और वो समस्याएं आएंगी। अब ये जो बात हम लोगों ने बात आरंभ में जो जिक्र किया कि उनकी एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने कहा कि जिसके उस हिस्से को, छोटे से हिस्से को संदर्भ से काट दें, तो ये मैसेज जाता है कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हिंदू जो है वो हिंसक है। और इसी बात पर प्रधानमंत्री ने आपत्ति की और अब बीजेपी का जो पूरा मीडिया सेल है वो इस बात को ले उड़ा है और उसको लेकर कल से लेकर आज तक ये माहौल बनाया गया है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। तो ऐसी राजनीति जब आप करते हैं तो उसमें ये जोखिम होता है और जो दूसरा पक्ष है वो आपके किसी भी चीज़ को संदर्भ से काट के भी पेश करेगा, या आपकी कभी जुबान से कोई बात फिसल गई तो उस बात को भी लेकर वो उसे अपनी राजनीति का मुद्दा बनाएगा। तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस की क्या ये सोच सही दिशा में है कि बहस जो है, क्या आज देश में मुख्य बहस भगवान शिव बनाम भगवान राम की बहस है, या कौन सच्चा हिंदू है ये देश के सामने मुख्य समस्या है, या इस चुनाव में जो कांग्रेस को अपेक्षाकृत ज़्यादा कामयाबियां मिली, विपक्ष को ज़्यादा कामयाबियां मिली, वो इस वजह से मिली कि हिंदुत्व के मुद्दे पे कांग्रेस अपने को बेहतर हिंदू पेश कर पाई। ये बहुत गंभीर सवाल है, इसलिए कि अगर इन सवालों को आज विपक्षी दल कांग्रेस, राहुल गांधी अगर इस पर वो अपनी क्लैरिटी नहीं बनाते हैं, स्पष्टता नहीं बनाते हैं, तो आगे उनके भंवर जाल में उलझ जाने की पूरी आशंका है। जो हम लोगों की समझ है, कांग्रेस को जो आज सफलता मिली, उनकी सीटें लगभग डबल हो गई, जो विपक्ष को सफलता मिली, या जो उनकी एक आम धारणा बनी है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की पॉलिटिकल विक्ट्री हुई, राजनीतिक जीत उनकी हुई, भले चुनावी जीत एक बार फिर से एनडीए की हुई। तो ये राजनीतिक जीत किस लिए हुई? ये राजनीतिक जीत जो हुई वो इसलिए हुई कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वह लोगों के रोजी रोटी के सवालों का हल करने में विफल साबित हुआ। बीजेपी ने मंदिर बनाया, लेकिन उसने लोगों के लिए रोजगार और लोगों को आसानी से उनको भोजन मिले, उनको जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिले, यह चीज़ उसकी चिंता से बिल्कुल बाहर बनी रही है। और उसकी वजह से वो लोग भी जो मंदिर बनने से प्रसन्न हुए, उन्हें चुनाव में ये महसूस हुआ कि बीजेपी की नीतियां उनके हित में नहीं है और इसलिए इसे सबक सिखाना आवश्यक है। अगर इस संदेश को विपक्षी दल ग्रहण नहीं करते हैं तो यह जिस रास्ते पर कल लोकसभा में राहुल गांधी दिखे
वो उनके लिए भविष्य में बहुत मुश्किलें पैदा करेगा। ये हम लोग यह अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर हम लोग इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण में अपेक्षा यह थी कि जो 2 सवाल इस चुनाव में सबसे ज्यादा, जो शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित हुए लोगों की जुबान पर, महंगाई और बेरोजगारी, और जिसे विपक्षी दलों ने भी खूब उठाया, तो इन 2 सवालों पर कांग्रेस पार्टी क्या कोई अल्टरनेटिव थिंकिंग रखती है? क्या उस थिंकिंग के ऊपर वो बीजेपी और उसकी जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर सकती है? अगर वो कोई ऐसी ऐसी सोच, कोई नीति उनके पास है, तो इस पर बहस अगर वो छेड़ते, तो इससे उनको एक उनकी अस्थाई पूंजी बन सकती थी, राजनीतिक पूंजी, पॉलिटिकल कैपिटल जिसको कहते हैं। क्योंकि लोगों की ये उम्मीद पैदा होती कि यह नेता, ये पार्टी अगर ये पावर में आई तो हमारी इन 2 मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का इसके पास रोड मैप। इन सवालों को अपने पॉलिटिक्स के केंद्र में लाने के बजाय भगवान शिव की तस्वीर से वो थोड़े समय के लिए ये सब चीजें एक सनसनी पैदा कर सकती हैं समाज में। क्योंकि एक हम लोग अभी पोलराइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो स्थितियां ये हैं कि अगर एक तरफ से दूसरे पर कोई हमला करे, तो बहुत बड़े से जो सेक्शन है, जो सेगमेंट्स हैं, जो खंड है जनता के, वो लोग उस पर तालियां पीटते हैं, उनको वो बातें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए उस आधार पर तालियां मिल सकती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को डेवलप करने की बात है, तो धर्म और ये पहचान की राजनीति जो है, यह मुद्दा कम से कम कांग्रेस पार्टी को कहीं आगे नहीं ले जाएगा। क्योंकि इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पहचान के आधार पर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आधार पर जो पार्टियां आई हैं अस्तित्व में, वो एक उनसे मुकाबला करने के आर्सेनल, उसका अस्त्र कांग्रेस के पास नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर इसको भूलकर इस तरह के सवालों को महत्वपूर्ण मौके पर जो धर्म और इस तरह की चीज़ों को महत्व देगी, तो ये चीज़ें उसे कहीं ले नहीं जाएंगी। ये बातें अगर वो इसको नज़रअंदाज करेगी तो अपनी कीमत पे इस बात को। दूसरी चीज़ ये है कि संगठन का सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जनता के बीच में आप संगठन नहीं बनाते हैं और सिर्फ चुनाव के समय कुछ मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो उससे जो जनता के भीतर असंतोष है उसका पूरा लाभ भी आप उठाने में विफल रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर संगठन और एक मुद्दों पर संघर्ष के आधार पर राजनीतिक पूंजी बनाने का अगर उसके पास ये चीज पहले से मौजूद होती, तो मुमकिन है किसी चुनाव में न सिर्फ विपक्ष को पॉलिटिकल विक्ट्री मिलती बल्कि इलेक्टोरल विक्ट्री भी मिल सकती, चुनावी जीत भी, चुनावी तौर पर भी उनकी को संख्या बल में भी आगे हो सकती। तो असल बात है मुद्दा, संघर्ष, संगठन। अगर ये बातें, इन बातों के आधार पर बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स का जवाब तैयार करने की कोशिश आज का विपक्ष नहीं करता है, तो बाकी ये तमाम बातें थोड़े समय के लिए एक सनसनी तो पैदा करेंगी, लेकिन ये उनकी पॉलिटिक्स को उनको कहीं आगे ले नहीं जाएंगी। ये बात हम लोग अपने लंबे इतिहास की जो समझ है, राजनीति की समझ है, उसके आधार पर कह सकते हैं। और खासकर उस समय अगर दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर हम लोग नज़र डालें, किस तरह से मध्य मार्गी राजनीति धीरे धीरे उसका आधार खिसकता चला जा रहा है दुनिया भर के तमाम लोकतांत्रिक देशों में। जो समाज है वो एक तरफ मुख्य मुद्दों पर पोलराइज हो रहा है, दूसरी तरफ जो नफरत और इस तरह की जो ताकतें हैं उसके आधार पर पोलराइज हो रहा है। बीजेपी के पास दूसरी राजनीति की विरासत है, जो आइडेंटिटी के आधार पर, पहचान के आधार पर, भावनाओं के आधार पर। जो बाकी पार्टियां हैं उनके पास, उन्होंने अगर अपने को वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित नहीं किया तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होगा। आज बस इतना ही। हम लोग फिर किसी और मुद्दे पर बातचीत के लिए आपके सामने आएंगे। आज विदा लेते हैं। नमस्कार।